नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। जोधपुर से खबर सामने आ रही है। सहायक कलेक्टर प्रियंका बिश्नोई की मौत के मामले में अब एम्स अस्पताल में हंगामा किया गया। बिश्नोई समाज के लोग एम्स अस्पताल पहुंचे हैं और एम्स अस्पताल में मर्चरी के बाहर उन्होंने धरना देकर प्रदर्शन करने की शुरुआत की। बिश्नोई समाज की मांग है कि जब तक पुलिस द्वारा इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती तब तक उनका धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। समाज की ओर से रामनिवास ने बताया है कि परिजनों के साथ पूरा समाज यहां एम्स अस्पताल में एकत्र हो चुका है। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन से मांग है कि इस मामले में सहायक कलेक्टर की मौत पर एफआईआर दर्ज की जाए ताकि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच हो सके। हालांकि मेडिकल बोर्ड जरूर गठित किया गया था, लेकिन जब तक पुलिस विभाग के द्वारा इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की जाती तब तक समाज के लोग यहां पर धरने पर बैठे रहेंगे। उनकी ये भी मांग है कि जो भी जिस स्तर पर लापरवाही बरती गई है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दोषी के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की शुरुआत हो। और इसी खबर पर हमारे साथ जोधपुर से मनोहर सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। जी मनोहर, जिस तरह से प्रियंका बिश्नोई की मौत का ये मामला निकलकर सामने आ रहा है, एफआईआर दर्ज करने को लेकर धरना प्रदर्शन लोग कर रहे हैं, क्या कुछ मामला है और आगे अभी आपके पास क्या अपडेट पहुंचा है? देखिए प्रियंका, मैं ये बता दूं कि प्रियंका बिश्नोई जो आरएस अधिकारी है उनको लेकर जिस तरह से उनकी मौत हो जाती है उसके बाद लगातार कहीं न कहीं बिश्नोई समाज उग्र होता है और उसी को लेकर कल शाम तक ये कहीं न कहीं उग्र आंदोलन चला और देर शाम जिस तरह से इनका समझौता हुआ और अंतिम संस्कार कर लिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही है कि इस बीच जिला कलेक्टर है उन्होंने कहीं न कहीं एक कमेटी गठित की थी जिसकी जांच रिपोर्ट भी अब से कुछ ही देर बाद में जिला कलेक्टर को एक कमेटी ने जांच रिपोर्ट भी सौंप दी है। और बिश्नोई समाज का ये कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद भी यदि प्रशासन इस हॉस्पिटल के ऊपर जो वसुंधरा हॉस्पिटल है निजी अस्पताल उस पर कार्रवाई नहीं करता तो बिश्नोई समाज आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन भी करेगी। तो इसी को लेकर अभी कोई न कहीं देखा जाए तो अब रिपोर्ट आई है, उसके बाद अगला कदम क्या होगा ये अभी कुछ ही दिनों के अंदर अगले आज या कल के अंदर ये स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से जो डेथ हुई है प्रियंका की वो कहीं न कहीं सवालों के घेरे में अस्पताल को जरूर खड़ा करती है, क्योंकि अस्पताल के अंदर जब वो ऑपरेशन कराने गई थी उस दरमियान में न्यूरो की प्रॉब्लम की जानकारी अस्पताल प्रशासन को नहीं पड़ती है और ऑपरेट के 24 घंटे बाद न्यूरो की प्रॉब्लम सामने आती है और उसको अहमदाबाद शिफ्ट किया जाता है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो लगातार वसुंधरा अस्पताल इस तरह से सवालों के घेरे में आ जाता है और उसी को लेकर बिश्नोई समाज जो है लगातार उग्र आंदोलन के लिए तैयार हो गया और कल पूरे दिन इस पूरे मामले को लेकर घटनाक्रम तेज रहा और कहीं न कहीं ये आक्रोशित भीड़ ने कल शाम को सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात पर सहमति बनी कि किसी भी बॉडी का जो अंतिम संस्कार है समय पर कर देना चाहिए और उसी को लेकर अंतिम संस्कार कर लिया। लेकिन अभी जो जांच रिपोर्ट आएगी और उसके बाद अगला इनका एक्शन क्या रहेगा इस पर सभी की निगाहें हैं। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से घटना के बारे में आप बता रहे कि अस्पताल को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और एफआईआर दर्ज करने को लेकर तमाम प्रदर्शन किया जा रहा है, बार बार मांग की जा रही है। एफआईआर दर्ज करने में यहाँ पर समस्या कहाँ पैदा हो रही है, क्या वजह है जो एफआईआर दर्ज करने में देरी हो रही है? देखिए ये लगातार यही बात आ रही थी सामने कि एफआईआर दर्ज करने को लेकर जो गतिरोध था वो भी कहीं न कहीं कल शाम को कहीं न कहीं गतिरोध टूटा है और अभी एफआईआर दर्ज शायद ऐसा बताया जा रहा है कि कर ली गई। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है और वसुंधरा अस्पताल के खिलाफ पुलिस पता नहीं प्रशासन क्यों इस तरह की लापरवाही बरत रहा था, लेकिन अब कहीं न कहीं कड़े रुख प्रशासन भी अपनाने को तैयार है। और सबसे बड़ी बात, राजस्थान के अंदर प्रशासनिक सेवा के जितने भी लोग हैं वो उनका यूनियन जो है कल सीएस से भी मिला देर शाम और इस पूरे मामले के अंदर निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। तो ये कहीं न कहीं जो विषय है अब कहीं न कहीं एक अलग रूप लेता हुआ दिख रहा है और आने वाले दिनों में बिश्नोई समाज का क्या रुख रहेगा ये आज जो कमेटी गठित होकर जो जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल को जो रिपोर्ट सौंपी है उसके बाद कहीं न कहीं ये चीजें भी सामने आएगी। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में परिजन अस्पताल पर किस तरह का आरोप लगा रहे हैं और क्या अस्पताल में इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं जिसको लेकर अब एफआईआर दर्ज करने की बात बोली जा रही है? देखिए निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाएं वसुंधरा अस्पताल में पहले भी हो चुकी है। कोविड काल के दौरान भी इस तरह का वाकया देखने को मिला था और उसी को लेकर ये जो बिश्नोई समाज है उग्र हुआ था और उसी घटनाक्रम को लेकर आज कहीं न कहीं इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद ये तय होगा कि बिश्नोई समाज का रुख क्या रहेगा। निश्चित तौर पर यह साफ है कि कहीं न कहीं अस्पताल जो वसुंधरा अस्पताल है ये पहले से संदेह के घेरे में है और उसी को लेकर बिश्नोई समाज लगातार उग्र आंदोलन कर रही है। जी बिल्कुल मनोहर, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
तो वसुंधरा अस्पताल को लेकर परिजनों के द्वारा एफआईआर दर्ज करने का दबाव बनाया जा रहा है, मांग की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक जानकारी नहीं है कि एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों की गई। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। राजस्थान के सियासी गलियारों में एक तस्वीर इस वक्त खूब वायरल हो रही है, जिसमें किरोड़ी लाल मीणा और गोविंद सिंह डोटासरा हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। लंबे समय के बाद ये मुलाकात गुरुवार शाम राजधानी जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में हुई, जिसमें नए नए साढ़ू भाई बने दोनों नेताओं के बीच हाल ही के दिनों में दिए गए बयानों को लेकर चर्चा हुई। वहीं इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डोटासरा ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मीणा को साढ़ू भाई बनने की बधाई दी है, जबकि मीणा ने भी बधाई स्वीकार करते हुए कहा है कि साढ़ू भाई बनना इतना भी आसान नहीं, बड़ी जिम्मेदारी है, निभाना पड़ेगा। बता दें कि इस मुलाकात के 5 दिन पहले रविवार को कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा बीकानेर जिला के श्री डूंगरगढ़ में आयोजित किसान महासम्मेलन में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि किरोड़ी लाल मीणा कल से मेरे साढ़ू भाई बन गए हैं। गोलमा देवी और सुनीता को मैंने बहन बना दिया है और अब मैं और किरोड़ी दोनों ही सरकार का तख्ता पलट करना चाहते हैं। तो भाई किरोड़ी जी मीणा साहब गोविंद डोटासरा का काल से साडू हो गया है। और पूछो साडू किया, साडू को मतलब तो समझो ही होगे, हैं? साडू को मतलब तो समझो ही होगे। गोलमा देवी जी और सुनीता डोटासरा ने दोनों ने मैं भाण बना दी, मैं ये बन जाओ। और साडू ही लिए बने हूं कि किरोड़ी जी भी आज चाहे क्या दिल्ली से जी पर्ची सरकार है की पर्ची पलटनी चाहिए। और गोविंद डोटासरा भी आज चाहे है कि जो किसान का काम नहीं कर रहा है, जो दलित पिछड़ों के साथ अपराध नहीं रोक पा रहा है, हमारे नौजवानों को नौकरी नहीं दे रहा है, वो दिल्ली से आई पर्ची राजस्थान में दोबारा बदलनी चाहिए। इसी खबर पर जयपुर से हमारे साथ संवाददाता कुलदीप सैनी लाइव जुड़ चुके हैं। जी कुलदीप, जिस तरह से ये मामला निकलकर सामने आ रहा है, साड़ू बनने के बाद अब हाथ मिलाते दोनों ही नेता नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ मंच पर जिस तरह का बयान निकलकर सामने आया है, उसके बाद क्या कुछ राजनीतिक हलचल है और क्या वाकई में ये दोस्ती राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है? देखिए, राजस्थान में सियासी घटनाक्रम तब से बदला हुआ है जब से किरोड़ी लाल मीणा ने कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। और राजस्थान में ये कवायद रही है कि जिस तरीके से नेताओं के जो पक्ष बदले हैं, जहां हमने देखा कि किरोड़ी लाल मीणा पहले जो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ते थे, अब वो बीजेपी में शामिल है। उसके बाद अब ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा के साथ उनकी मुलाकात है, वो कई मायनों में खास मानी जा सकती है। हालांकि अभी फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता है कि वो किसी पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी का दामन थामेंगे, लेकिन फिलहाल जहां पर दोनों की बातचीत हुई है, उस बातचीत में साफ तौर पर उन्होंने कहा है, क्योंकि पारिवारिक रिश्ते वहां पर डोटासरा और किरोड़ी लाल मीणा के बताए गए हैं, जहां अब ये माना जा रहा है कि राजस्थान में जहां एक और किरोड़ी लाल मीणा भारतीय जनता पार्टी के तमाम बैठकों से नदारद रहते हैं, यहाँ हालांकि विधानसभा के किसी भी सेशन में वो नहीं पहुंचे, तो और कांग्रेस के जो पीसीसी चीफ है उनके साथ वो मुलाकात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी और संगठन इस बात को लेकर चिंतित जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि हाल ही में नए प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं और पार्टी की कमान संभाले हुए हैं और उपचुनाव सर पर है। इस तरह से पार्टी के बड़े लीडर अगर कांग्रेस के साथ हाथ मिलाते हुए नजर आएंगे तो कहीं ना कहीं शंकाएं बढ़ती नजर आएगी। हालांकि पार्टी इसे अभी तक पॉजिटिव तौर पर देख रही है, क्योंकि राजनेताओं की अक्सर मुलाकात होती है, लेकिन कहीं ना कहीं सियासी गलियारे इस पर गर्म नजर आ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान के लिहाज से किसी भी राजनेता का पार्टी बदल लेना एक स्वाभाविक अब एक नेचर हो चुका है, जिसके चलते कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये मुलाकात अब चर्चाओं का विषय बने हुई है। जी बिल्कुल, तो जाहिर तौर पर चर्चा का विषय बनी हुई है। और जिस तरह से कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष और किरोड़ी लाल मीणा की मुलाकात हो रही है, तस्वीरें भी बार बार सामने आ रही है, और खुले मन से जिस तरह का दावा करते हुए डोटासरा नजर आ रहे हैं, साफ उनका कहना है कि दिल्ली की पर्ची अब राजस्थान में नहीं चलेगी और दोनों ही तख्ता पलट करना चाहते हैं, यानी कि इशारा और संदेश उन्होंने साफ देने की कोशिश की है। हालांकि क्या इस बयान के बाद किरोड़ी लाल मीणा का कोई प्रतिक्रिया, कोई बयान, कुछ काउंटर निकलकर सामने आया है? देखिए, जब किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दिया था और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यही गोविंद सिंह डोटासरा थे, जिन्होंने
खुले मंच से उन्हें आमंत्रण किया था कि पार्टी में अगर उन्हें तवज्जो नहीं दी जा रही है, पार्टी में अगर उन्हें जगह नहीं दी जा रही है, तो वो जगह और वो कद का जो इज्जत है वो कांग्रेस पार्टी उन्हें देगी और कांग्रेस में शामिल हो जाए तो। लेकिन इन तमाम जो राजनीतिक चर्चाएं थी, इन पर विराम लगाया किरोड़ीलाल मीणा ने। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो इस पद के लिए यानी कृषि मंत्री पद को इस्तीफा दिया है, लेकिन पार्टी और संगठन के साथ ईमानदारी और मजबूती के साथ खड़े हैं। और जहां हमने देखा किरोड़ीलाल मीणा ने जो जो चुनाव में वादे किए थे वो पूरे किए, और हालांकि अभी तक कोई ऐसा उनका विचार किसी भी गतिविधियों से नहीं लग रहा है कि वो पार्टी छोड़कर किसी और, लेकिन नाराजगी साफ तौर पर नजर आती है क्योंकि भजनलाल सरकार से वो खुद नाराज है। उन्होंने खुले मन से अपने भाषण में कहा था कि 46 साल की राजनीतिक करियर के अंदर उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, पार्टी में उनके तवज्जो नहीं दी जा रही है, उनके काम नहीं हो रहे, और यही वजह रही है कि उन्होंने कृषि मंत्री का पद त्याग दिया। और उन्होंने इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार अपनी ही सरकार को घेरते हुए कई आरोप लगाए थे। इसी के चलते अब विपक्ष को इस पूरे मामले को लेकर बुलाने की जो अब तैयारी है वो कर ली गई है। जहां पर एक और उपचुनाव है तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एक नए रिश्ते किरोड़ीलाल मीणा से बना लिए, जहां पर उनकी पत्नी जो पूर्व सांसद है गोलमा देवी, उनको अपनी बहन बताते हुए अब कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल कुलदीप, इस पूरी जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर, गृह मंत्री अमित शाह का झारखंड दौरा। अमित शाह कुछ ही देर में भोगनाडीह पहुंचेंगे। अमित शाह परिवर्तन सभा को करेंगे संबोधित। गृह मंत्री अमित शाह का झारखंड दौरा। अमित शाह परिवर्तन सभा को करेंगे संबोधित। वंचित परिवार के सदस्यों से करेंगे मुलाकात। साहेबगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कुछ ही देर में भोगनाडीह पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। वंचित परिवार के सदस्यों से करेंगे मुलाकात। साहेबगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो कुछ ही देर में भोगनाडीह पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। वंशज परिवार के सदस्यों से करेंगे मुलाकात। इसके अलावा साहिबगंज में जनसभा को करेंगे संबोधित। और इसी खबर पर हमारे साथ साहिबगंज से संवाददाता अजय पांडे लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजय, गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह से झारखंड पहुंच रहे हैं, भोगनाडीह कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं और बताया जा रहा है कि वंशज परिवार के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, जनता को संबोधित भी करेंगे। क्या कुछ कार्यक्रम है और किस तरह की तैयारियां हैं? जी प्रियंका, जी बिल्कुल वही संस्थान है जहां लगातार जो सियासत की जा रही है। इस प्रकार से संस्थान में लगातार इन दिनों में बीजेपी जो है और बांग्लादेशी घुसपैठी को लेकर के लगातार जो मुखर है, वैसे में आज जो है परिवर्तन सभा रैली के माध्यम से अमित शाह जो है आज संस्थान से वो अपने विरोधियों के खिलाफ वो प्रदर्शन करेगा। निश्चित रूप से आज जो वही स्थलीय जहाँ सिद्धू कानून ने आज से 1957 में रूल संथाल विद्रोह यानी अंग्रेजों के खिलाफ जो है उन्होंने विद्रोह किया था, और आज अमित शाह उनके गाँव जाएंगे और उनकी स्थली को माल्यार्पण करने का उनके परिजनों से मिल करके वो अपनी यानी समझने की आज संथाल के गढ़ में यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के गढ़ में आज परिवर्तन रैली बीजेपी करने जा रही है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव को लेकर जो संघ है वो तेजी से चलता जा रहा है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, तो वंशज परिवार के सदस्यों से मुलाकात भी करेंगे और जिस तरह से आने वाले समय में झारखंड में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, तो क्या कहीं ना कहीं शुरुआत मानी जा सकती है कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही साथ एक बार फिर से चुनावी माहौल बनाने की शुरुआत हो चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए आज बिल्कुल ये सही कह सकते हैं। सरकार के आज जो है वो चुनावी संखनाद यही संख्याल जिस प्रकार से लगातार झारखंड में सियासत की जा रही है। आपने पिछले दिन देखा जो है कोहलान से अपनी और आज जो है गृह मंत्री तो निश्चित रूप से जो हेमंत सोरेन अपने अध्यक्ष और उनके वादों के खिलाफ घेरने की जो रणनीति है वो आज से शुरू की जा रही है। आज से लगातार जो मोदी तमाम मंत्री है वो झारखंड में आएंगे और वो परिवर्तन रैली को लेकर सभा करेगा और सरकार जो है वर्तमान सरकार उनके खिलाफ वादों के खिलाफ
आक्रामक मूड के रूप में देखा जा सकता है। जी बिल्कुल अजय, इसके अलावा संथाल परगना की बात करें तो संथाल परगना सभी राजनीतिक दलों के लिए बड़ा टारगेट है और जाहिर सी बात है उसके लिए हर राजनीतिक दल कोशिश करता हुआ नजर आएगा। चंपई सोरेन के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद जिस तरह से राजधानी दिल्ली में मुलाकात की थी गृहमंत्री अमित शाह की, उसके बाद पहला कार्यक्रम झारखंड में गृहमंत्री अमित शाह का होने वाला है, तो क्या आज मंच पर चंपई सोरेन भी नजर आ सकते हैं और क्या कुछ और समीकरण भी देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल जनसभा संबोधित करने के बाद जनसभा संबोधित करेंगे, वहाँ चंपई सोरेन मंच में सभा करेंगे, साझा करेंगे। निश्चित रूप से देखा जा सकता है कि लगातार अब परिवर्तन रणनीति के माध्यम से बीजेपी जो है चुनावी रंगने की कोशिश की जा रही है और सत्ता को जिस प्रकार से लगातार वो सरकार के खिलाफ हमला बोल रही है, लगता है कि चुनावी रैली परिवर्तन सभा के माध्यम से सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। तो गृहमंत्री अमित शाह कुछ ही देर में जिस तरह से भोगनाडीह पहुंचने वाले हैं, चंपई सोरेन को लेकर आपने बोला कि मंच साझा करेंगे। जब से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे तब से माना जा रहा था कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को भी एक बड़ा आदिवासी चेहरा चाहिए था, चंपई सोरेन के रूप में उन्हें वो मिलने में सफलता हासिल हुई है। तो क्या अब माना जा सकता है कि चुनाव से पहले उन्हें आगे करने की कोशिश की जाएगी ताकि चुनाव के समय पूरा फायदा इस समीकरण का, इस गठजोड़ का उठाया जा सके? निश्चित रूप से जिस प्रकार से देखा अभी चंपई सोरेन के कोहलान की सबसे बड़ी नेता माने जाते हैं, यानी आप समझ सकते झारखंड मुक्ति मोर्चा के अगर हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन के बाद अगर नेताओं की गिनती जाती है तो चंपई सोरेन की है, तो कोहलान में एक बड़े नेता के रूप में माना जाता है। और आज जो वर्तमान में बीजेपी के है, मुझे लगता है कि चंपई सोरेन की साथ छवि है और लगातार अपने संघर्ष को जो यात्रा उन्होंने की है कोहलान के क्षेत्र में, मुझे लगता है कि आने वाला विधानसभा चुनाव में जो कोहलान की जो 14 सीटें हैं तो 14 सीटों में उनकी कामयाबी मिल सकती है। तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि संथाल लगातार जो मुकर रही है बीजेपी और जो बांग्लादेशी विद्यार्थियों को लेकर के लगातार सरकार पर हमला बोलती रही है, और वैसे में जो संथाल के सबसे बड़े नेता जो है लॉबी नैमरे भी उनके साथ है। तो मुझे लगता है कि सरकार के कोहलान से लेकर के संथाल तक जो घेराबंदी की जा रही है, मुझे लगता है कि चुनाव का रंग जो है निश्चित रूप से आने वाला विधानसभा में असर पड़ सकता है। जी बिल्कुल अजय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका, आप नजर बनाए रखिएगा। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हमारे संवाददाता नितिन चौधरी ने इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी से की खास बातचीत, जिसमें उन्होंने इस फैसले को जुमला करार देते हुए मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई, तो हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी। श्रीनिवास जी, जिस तरीके से मंजूरी मिली है, किस तरीके से आप इसे देखते हो? ये मंजूरी नहीं है, ये और एक नया जुमला है जो इनका इस टेन्योर का, जो 15 लाख ऐसे जुमला दिए थे, ये भी ऐसे ही एक जुमला है। वन नेशन वन इलेक्शन अभी क्यों नहीं किया? करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? 4 स्टेट इलेक्शन जा रहे हैं अभी, ये हर स्टेट में इन लोग ने लोकतंत्र को ख़त्म करके सरकार बनाया, एमएलए को खरीदी किया है। वहाँ कोई एमएलए छोड़ के जाएगा, वहाँ 4 साल एमएलए इलेक्शन नहीं करेगा, एक ही बार तो चुनाव करेगा। अब पहले ये बताओ, इनके पास टोटल एमएलए एमपीस कितना है? 292 एनडीए का। ये इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने में आपको 362 एमपीस चाहिए, कहाँ से लाएगा? इस पॉसिबल ही नहीं है। ये अब बता रहे हैं हमने इसको कमेटी बनाएंगे, पला करेंगे, डंका करेंगे, ढिंका करेंगे। डंका डिंका पिंका से कोई ये होगा नहीं है। इनके सारे बिल टीवी के सामने आए, टीवी के सामने चले गए। ये भी है। मोदी जी ने तो अपने 4 से 5 मंत्री जो हैं विपक्ष के लोगों को समझाने के लिए बोला है कि बिल के बारे में बताया जाए। ये और बहुत चीज़ें समझा, 3 काला कानून के बारे में समझाए, सारे कानून इन लोग ने समझा के थक गए लोग ने, तो कोई समझ ही नहीं पा रहा है, वापस लेना पड़ रहा है इनको। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये एक नया जुमला है और कुछ नहीं। सर, राहुल गांधी जी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हैं जो टिप्पणी कर रहे हैं लगातार, किस तरीके से आप देख रहे हैं? इन लोगों को कहीं ना कहीं दिमाग सही नहीं है। सारे बीजेपी का नेता का ये छाल है, उनके खून के अंदर है। महात्मा गांधी जी के साथ इन लोग ने किस तरीके के व्यवहार कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलके, अभी वेस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलके राहुल गांधी को कर रहे हैं। ये नई चीज़ नहीं है, इनकी आदत है।
अब किस तरीके से 4 लोग बोल रहे हैं, इनका केंद्र मंत्री बोल रहे हैं, एक नेता बोल रहे हैं, किस आधार से बोल रहे हैं? कोई ना कोई सपोर्ट होगा, मोदी, अमित शाह, नड्डा, तीनों में कोई सपोर्ट होगा। ये कौन है, ये पिट्टू, ये मारवा, आरवा, पारवा, ये सब बकवास लोग हैं। इन लोगों का दिमाग इलाज कराना जरूरी है। उसके लिए यूथ कांग्रेस चाहिए तो लंदन ब्रॉडमोर हॉस्पिटल को भेजेंगे। सर अभी कुछ दिन बाद चुनाव होने हैं हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में तो हो गए हैं, लेकिन उसके बाद किस तरीके से देख रहे हैं कांग्रेस इसे? देखिए, हरियाणा में सरकार आएगी, जम्मू कश्मीर में सरकार आएगा। किस तरीके से पिछले 10 साल में वहाँ लोगों के साथ इन लोग ने व्यवहार किया, दुष्व्यवहार किया, ये सारे को बदला लेने का। हर बार वहाँ वोटिंग कम होते थे। राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो की यात्रा के बाद लाखों लोग बाहर निकले। राहुल गांधी जी ने मोहब्बत की धागे में जोड़ने का जो उनका प्रयास रहा, वो बिल्कुल सक्सेस रहा है। कैमरामैन सुशील के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। और उसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। नहीं मतलब आप कब से तैयारी कर रहे थे, मैं ये पूछ रहा हूँ? 2019 से तैयारी कर रहा था सर। अच्छा, वाह, चलिए। तो सफलता कौन से अटेम्प्ट में मिली? से अभी तो सर मैं एनएचपीसी में कार्यरत हूँ। अच्छा, 2 साल 3 महीने हो चुके हैं। वो पहला अटेम्प्ट था, वो चयन हुआ। अब ये दूसरा अटेम्प्ट है, इसमें भी चयन हो चुका है। अरे वाह, चलिए, आपका तो स्ट्राइक रेट 100% है। बहुत बधाई आपको खड़ाकुटी जी। और क्या है आपका अभी तक का जो चयन प्रक्रिया हुई, कैसी लगी, कितने समय में पूरी हुई? ये आपको लगता है कि जल्दी हुआ है? इस बार अक्टूबर में हुआ था ना आप लोगों का ये विज्ञापन? हाँ सर, अभी ये एक पुराने सीनियर से बात हुई थी बात, 2015 के पास आउट थे, तो वो बोल रहे थे कि और बार 17 की भी जो परीक्षा थी वो भी अटेम्प्ट की थी। तो उन्होंने ये बताया कि और बार से इस बार बहुत ही अच्छा रहा है, परीक्षा भी बहुत शीघ्र हुई है और पारदर्शिता भी बहुत थी इस एग्जाम में। और लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कोई संदेश आपका? आपके जैसे बहुत सारे युवा लोग, जो लोग आप लोग अभी हमारे मंत्री जी कह रहे थे ना, प्रेमचंद अग्रवाल जी, कि इसमें लाखों लोगों ने भाग लिया होगा, हजारों लोगों ने, लेकिन आप ही कुछ लोगों को जो है मौका मिला है, आप सब लोगों ने, आप सबका ही चयन हुआ है। तो ऐसे अभी बहुत लोग अभी तैयारियां कर रहे हैं, तो उन सबको आप क्या कहना चाहेंगे? उन सबको सर मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं बहुत कड़ी मेहनत और खुद पर विश्वास बहुत जरूरी है किसी भी सफलता पाने के लिए। बहुत अच्छा। आपका गांव कौन सा हुआ? सर मेरा गांव हरनोली है, ब्लॉक 21 है। अच्छा अच्छा अच्छा, जिला अल्मोड़ा। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, मेरी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। थैंक यू। अब हम दूसरे सफल अभ्यर्थी का रुख करते हैं, आप उठिए। सर मेरा नाम संदीप उनियाल है और मैं टीरी गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, पहले तो सर सभी छात्रों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये सब जो ये प्रक्रिया थी परीक्षा की वो बहुत जल्दी पूरी करवाई, और सभी छात्रों की तरफ से आपका धन्यवाद सर। चलिए संदीप जी, आप समेत सभी को मेरी तरफ से बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और बहुत अच्छा, कैसा अनुभव रहा आपका? किस विभाग में हुआ है चयन? सर मेरा चयन आवास विभाग में हुआ है सर। अच्छा। और अनुभव जो अब तक का था सर, मैं 2019 से लगातार तैयारी कर रहा हूँ, तो अब तक का अनुभव सुखद भी रहा, मिक्स अनुभव रहा सर। बीच में कुछ चीजें खराब हो गई थी, इसके बाद फिर चीजें ट्रैक पे आ गई, अप्स एंड डाउन्स ज्यादा थे, लेकिन अंत बना तो जग बना। बहुत अच्छा। आपने पढ़ाई कहाँ से करी? पढ़ाई सर मैंने देहरादून से की है। अच्छा, डिप्लोमा कहाँ से किया? डिप्लोमा सर मैंने देहरादून से किया है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो कब करा था आपने डिप्लोमा पूरा? डिप्लोमा सर मेरा 2014 का पास आउट है सर। अरे वाह। उसके बाद तो बीच में लंबा समय हो गया, 2010 साल हो गए। इससे पहले सर एक्चुअली क्या भर्ती ये काफी लंबे समय बाद ये भर्ती आई थी कि जिसमें हमारा चयन हुआ, काफी लंबा टाइम हो गया था। आपके आने के बाद में भर्ती आ पाई और संभव हो पाया हम सभी का चयन। चलिए, बहुत बढ़िया भाई, सब लोग जो है
हो सकता है आप लोगों के भाग्य से हम लोग भी आए हों। है? ठीक है संदीप जी, मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको, बधाई। धन्यवाद सर। आगे बढ़ते हैं। माधव अग्नि हमारे सभा में करती हूँ, मुझे भी अपना परिचय भी बताएं कहाँ से। नमस्कार सर। सर मेरा नाम मेहजबी है। मैं हरिद्वार जिले के रुड़की शहर से रहने वाली हूँ। मेहजबी जी आपको बहुत बधाई। आपका का रुड़की प्रॉपर में है घर आपका? जी सर। अच्छा, पढ़ाई आपने कहाँ से करी? सर मेरी पढ़ाई कलिंगनाथ पॉलिटेक्निक रुड़की से ही हुई है। अच्छा, कब हुई आप पास आउट? सर मैं भी 2014 की पास आउट। ओहो, तो आपने भी 10 साल क्या किया बीच में फिर? सर इसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की बीटेक में, और 2020 में मेरा पास आउट है। उसके बाद मैं तैयारी में लगी। चलिए, तो ये लंबा समय जो 10 साल का रहा, तो इसमें आपने क्या? सॉरी सर, मेरा 2014 नहीं 2017 पास आउट है। अच्छा 17 कोई बात नहीं, तब भी 17 से भी 7 साल हो गए। जी सर। तो मैं इस बार जो ये प्रतियोगिता, ये परीक्षाओं की हुई, इसके बारे में आपको कैसा लगा? ये प्रक्रिया कैसी रही? सर इस बार जो प्रक्रिया हुई है वो तो काफी अच्छी तरीके से हुई है, काफी ट्रांसपेरेंट तरीके से हुई। और बीच में एक बार ये कैंसिल हो गई थी, तो काफी हिरासत में हम सब चली गए। पर इस बार जो भी हुआ, नकल विरोधी कानून लेकर आए, तो आ रही है आवाज, आ रही है। जो लोग आपके जैसे जो लोग अभी, जिनको अभी अपनी परीक्षाओं की तैयारी करनी है, उनके लिए आपका क्या कहना है? सर जो लोग अभी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो लगे रहे, क्योंकि आपके तो आप देहरादून से सुन पा रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को तमाम लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे थे और साथ ही साथ उनके अनुभव भी पूछ रहे थे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतने खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।